हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस सारथी चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस स्पेशल मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ गया हूं। और हमारा यही प्रयास है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है या उनसे प्रीवियस ट्रेंड्स को देखने से पता चलता है कि बार बार रिपीटेशंस में क्वेश्चंस आए हैं और इस बार भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी चाहिए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्यन आर्ट यानी मौर्य कला। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बात यह है, जैसा कि पटना कलम के वीडियो में भी मैंने कहा था कि जैसे पटना कलम क्या है कि मार्केट में एक ही टाइप का कंटेंट अवेलेबल है और सब लोग उसी कंटेंट को घुमा फिरा के लिखते रहते हैं, उसमें कुछ भी नयापन नहीं होता है। और इसी वजह से आपका आंसर जो है वो जनरल मार्किंग के कैटेगरी में ना चला जाए, इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब सभी लोग एक जैसा आंसर लिखना शुरू करते हैं तो वहां पर कॉपी जांचने वाला व्यक्ति एक बार को कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसमें क्या करूं, यहाँ पर कुछ भी नयापन नहीं दिख रहा है, कुछ भी इनोवेशन नहीं दिख रहा है। जबकि इनोवेशन का होना, नयापन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एक बढ़िया आंसर में, एक कैंडिडेट के कॉपी में। चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिनव राज है और मैं बीपीएससी सिलेक्टेड ऑफिसर हूं और मैं बिहार में सर्व कर रहा हूं। आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं अपनी बातों को पूछने के लिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई क्वेरी है, तो टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट हो सकते हैं अभिनव_sir_BPSC लिख के। और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मौर्यन आर्ट की। देखिए, कहीं पर भी अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, कला का, स्थापत्य का अगर कहीं विकास होता है, तो इससे ये समझ आता है कि वो जो समय रहा है, वो जो रेन रहा है, वो राजा जब उस दौर में रहे हैं वो प्रॉस्परस थे, धनी थे। उनके पास इतना तो पैसा जरूर था कि अपने लोगों का, अपने प्रजा का हिफाजत कर सके, देखभाल कर सके। इसके बाद भी इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि वो खर्च कर सके अपना पैसा इनोवेशन पर, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, कल्चर के डेवलपमेंट में। इतना ही नहीं, ये भी समझ आता है कि वो राजा जरूर शक्तिशाली रहा होगा। वो ऐसे, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई राजा है, वो कंटिन्यूअस अपने नेबर्स से वॉर फेज में रहता है, नहीं तो बाह्य आक्रमण का डर तो बना रहता है। अगर कोई राजा जो है बाह्य आक्रमण से लड़ेगा तो उसके पास इतना ऊर्जा तो नहीं बचेगा कि फिर वो इधर इन्वेस्ट कर सके आर्ट कल्चर के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर रेलेवेंट बात ये हो जाती है, काम की बात ये हो जाती है, आप वैसे भी समझिए कि भले ही वो मौर्य काल हो या बाल काल हो, दोनों ही जगहों पर जो बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं कि ये दोनों फेज में कंटिन्यूअस वॉर वगैरह होते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जो योद्धा या राजा रहे हैं वो प्रतापी नहीं थे, वो काफी एम्बिशियस थे, काफी प्रतापी थे। उन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता है और सम्राट अशोक ने पूरा संपूर्ण हिंदुस्तान ही जीत लिया। कलिंगा वॉर जो था उनके मन को, मस्तिष्क को बदल के रख देता है। तो ये एक बहुत अच्छे से समझ जाने वाली बात है कि उस समय प्रोस्पेरिटी थी, समृद्ध थे लोग और वॉर वगैरह को एक अलग नजरिए से देखते थे। उनके लिए उनके पास एम्पल रिसोर्स था कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उसके बाद भी अपना ऊर्जा, समय और इंटरेस्ट बचा के रखे इन आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट के लिए। इससे समझ आता है उनके सुपेरियोरिटी की, उनकी एम्पायर के रूल करने की एक जो खास कला है, एक खास विद्या है। और मौर्यन वगैरह के बारे में तो बहुत कुछ जो है लिखा भी गया है। चाणक्य के पुस्तक में लिखा हुआ आपको मिलता है, अर्थशास्त्र में, या फिर मेगास्थनीज का इंडिका है। इन सारे जगहों से पता चलता है कि वाकई में वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहे हैं। अब यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। संपूर्ण भारतवर्ष एक इतना बड़ा महान देश है और इसका जो नेशनल एम्ब्लेम है अगर कहीं से लिया जा रहा है तो आप वैसे भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली या
ये अगर कल्चरली कहे तो ये हमारे लिए अशोका का पीरियड या मौर्यन पीरियड कितना रेलेवेंट रहा होगा। ऐसे ही किसी भी वस्तु को उठाकर हम अपना राष्ट्रीय एम्ब्लेम तो नहीं बना दिए हैं। इससे पता चलता है कि हम उस लिनेज से आते हैं, अशोका मौर्य के समय को हम कनेक्ट कर पाते हैं। और जब जब ये ये पूरा का पूरा जो ये स्तूपा ये कहें कि जब ये पिलर का हम हिस्सा देखते हैं लायन पिलर वाला, तो इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है और इसमें बहुत सारी बातें हैं जिस पर कि हमारा फोकस जाना चाहिए। जैसे इसकी पेंटिंग को ही देख लीजिए, पेंटिंग कहना सही वर्ड नहीं होगा, जो इस पर पॉलिश किया गया है, किस तरीके की चमक होगी कि आज भी वो बरकरार है इतने वर्षों के बाद भी। इसकी पॉलिश, इसकी शाइनिंग बरकरार है। इस तरीके की नक्काशी इतनी बारीकी से, इंट्रिकेसी से कार्व किया हुआ है। और इसमें टोटल 4 लाइन है। कहीं से भी देखिएगा तो एक साथ आपको 3 ही नजर आएंगे, भले टॉप व्यू देखेंगे तो चारों लाइन आपको एक साथ नजर आएंगे, लेकिन कहीं साइड से देखेंगे तो यही हर जगह से आपको ऐसा नजर आएगा। और ये म्यूजियम में बहुत ही हाई सिक्योरिटी में रिजर्व करके रखा हुआ है। तो मौर्यन आर्ट को हम समझते हैं। बात हम शुरू करेंगे 6th सेंचुरी बीसी की, जब हम नए रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं, जब इसकी शुरुआत होती है, जिसको कि महाजनपद काल भी कहते हैं। महाजनपद का जो टाइम शुरू होता है और इसमें 16 महाजनपद जो हैं वो इमर्ज होते हैं, जिसका साक्ष्य जो है हमें अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्धिस्ट लिटरेचर है, तो ये अंगुत्तर निकाय वगैरह से पता चलता है कि ये जो गैंगेटिक प्लेन था, जो कि पहले जंगल हुआ करता था, इस क्षेत्र को साफ करके, वनों को काट के और एक नई जो है एग्रेरियन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट में भी काफी अच्छी रही होगी। और इसी समय में 2 रिलीजन्स का भी इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है, एक है बुद्धिज्म और एक है जैनिज्म। खास बात यह है कि इन दोनों रिलीजन्स का जो डीप रूट है वो बिहार के ही धरती से है, इसी गैंगेटिक प्लेन से है। तो यहाँ पर 2 सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स तैयार होते हैं और 2 ये आगे चल के धर्म का रूप ले लेते हैं। और ये हिस्सा हुआ करते थे सर्मन ट्रेडिशन का। ये दोनों रिलीजन जो है काफी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपोज किया था वर्ड सिस्टम को, जाति सिस्टम को, जो कि काफी प्रिवेलेंट हो चुकी थी हिंदू रिलीजन। मगध जो है एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल किंगडम के रूप में इमर्ज होता है। ये जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजगृह लिखा हुआ है। राजगीर जो है ये राजधानी हुआ करती थी, इसको ग्रीवरज भी कहा गया है। और इसका मतलब होता है वो जगह जहां गिरी यानी भगवान का वास होता, ठीक है। और 4th सेंचुरी बीसी में, मतलब 200 वर्ष बीत जाते हैं, तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे मौर्यन एस्टेब्लिशमेंट आता है और ये 3rd सेंचुरी बीसी का सबसे पावरफुल किंगडम होता है, ठीक है। और उस समय का ये भारत जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो भी शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, वो सब कुछ जो है मौर्यन साम्राज्य का हिस्सा होता है। आज का अफगानिस्तान, आज का ईरान का हिस्सा मिलाते हुए अशोका जो है वो मोस्ट पावरफुल किंगडम के रूप में, किंग के रूप में इमर्ज होते हैं यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी में। और इन्होंने पेट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म सर्मन ट्रेडिशन को 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर कलिंगा वॉर जो है एक गेम चेंजर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके पहले ये काफी जो है वॉर वगैरह में विश्वास रखते थे, लेकिन जब इन्होंने ब्लड सेट देखा, इतने लोगों की चीख सुनी, इतने लोगों को रोते बिलखते देखा, तो इनका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट निकल के आता है। और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं रिलीजियस दायरे में रह के, उन सारी बातों का हमें एसिमुलेशन दिखता है। और यहाँ जो भी बातें इनग्रेव करके अशोका के द्वारा अलग अलग पिलर्स वगैरह पर लिखवाई गई या रॉक इंस्क्रिप्शंस में लिखवाई गई कि हमें गुरुजनों का, माता पिता का, बड़ों का आदर करना चाहिए, किसी को बंधक बना के नहीं रखना चाहिए, तो इसमें कुछ भी, ये रिलीजन नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पर यहाँ पर चीजों को पोर्ट्रे किया गया और इसको अशोक के द्वारा धर्म का मार्ग कहा गया है।
अब देखिए यहाँ पर उस समय यक्ष और यक्षिणी की काफी पूजा होती थी। वर्शिप ऑफ यक्ष और मदर गॉडेस जो है ये प्रिवेलेंट थे उस समय में। यक्ष और यक्षिणी जो है इनका 3 रिलीजन के साथ कनेक्शन है। हिंदुइज्म के साथ है, बुद्धिज्म के साथ है और जैनिज्म के साथ है। यानी कि जो भी ये दोनों रिलीजन्स हैं जो कि हिंदुइज्म से निकल के आते हैं, इन दोनों में और हिंदुइज्म में हमें यक्ष और यक्षिणी के वर्शिप का इंस्टेंस नजर आता है। और जो आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख पा रहे हैं ये दीदारगंज से एक्सकेवेटेड यक्षिणी की स्टैचू है और मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप जो है एग्जिस्ट करता था, इवन मदर गॉडेस के भी दिखते हैं। बुद्धिज्म जो है ये काफी पॉपुलर हो चुका था, सोशल और रिलीजियस मूवमेंट उस समय। यक्ष वर्शिप जो है ये काफी पॉपुलर थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इन रिलीजन्स में भी एसिमिलेट हो जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको कई जगहों पर यक्ष और यक्षिणी के वर्शिप वगैरह के ऐसे इंस्टेंस नजर आते हैं। अब ये पता लगता है कि ये मौर्यन टाइम का है, तो इस पर भी एक चर्चा होना चाहिए। ये स्टैचू आप पटना म्यूजियम में देख सकते हैं। तो मौर्यन आर्ट को जब हमें समझना है तो अब 2 तरीके के बीपीएससी में सवाल आने लगे हैं। एक तो डायरेक्टली अगर मौर्यन आर्ट से पूछ लिया जाए और एक ऐसा सवाल आता है कि उसमें आपको एंड करके लिखा रहता है कि आपको कनेक्ट करना है इसको बुद्धिज्म के साथ। तो मौर्यन आर्ट में जो पहले आप केवल बिहार से कनेक्ट करके लिखते थे और सारा का सारा जो आंसर का पैटर्न है वो एक ही वैसा ही रहता था, लेकिन यहाँ पर फोकस दे दिया गया, इम्पिटस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आपको उसके बुद्धिज्म के कनेक्शन के साथ चीजों को जोड़ के लिखना है। तो बुद्धिज्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें मौर्यन आर्ट में, कला में, स्थापत्य में देखने को मिलते हैं, उस पर भी हमारा एक जोर रहेगा। तो मौर्यन आर्ट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वैसा कला जो कि वहां के राजा के द्वारा, वहां के कोर्ट के द्वारा, वहां के शासक वर्ग के द्वारा ही इनिशिएटिव लिया गया और वही उसको बनवा रहे थे। और एक ये हो गया कि उस समय में जो आम लोग थे, जो फोक था, पॉपुलर इंडिविजुअल्स थे, वो अगर कार्विंग करके कुछ बना रहे हैं तो 2 हिस्सों में बांट दिए। एक को कहते हैं कोर्ट आर्ट और दूसरे को कहते हैं पॉपुलर आर्ट या इसी को फोक आर्ट कहते हैं, यानी जनमानस का जो आर्ट था, कला था, स्थापत्य था। जैसे पटना कलम हम देखते हैं वो फोक आर्ट था, जनमानस का था। यहाँ पर मौर्यन आर्ट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। और अगर आंसर वगैरह आप लिख रहे हैं तो इंट्रो काफी तगड़ा लिखिएगा, उसमें नेशनल एम्ब्लेम का आप हवाला देते हुए शुरुआत कर सकते हैं कि मौर्यन आर्ट का महत्व तो हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो वहीं से डेराइव्ड है, इस तरीके का। या ऐसा भी बता सकते हैं कि जो बिहार की धरती रही है ये हमेशा से काफी उपजाऊ रही है फॉर फ्लोरिशमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। कला और स्थापत्य के विकास के लिए ये जो धरती रही है हमेशा से काफी फर्टाइल रही है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात छोड़ दें तो उसके बाद जो भी मेजर आर्ट फॉर्म्स वगैरह का डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया में हो रहा है उसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन हमें बिहार के इस फर्टाइल बेड से नजर आती है। ऐसा भी कुछ तगड़ा सा इंट्रो आप शुरू देके कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कोर्ट आर्ट है उसके अंतर्गत जो उस समय पैलेस वगैरह बनाए गए, जो राजमहल वगैरह बनाए गए, उनके अगर कुछ अवशेष हैं, रिमेनिंग्स हैं, उससे पता चलता है। इसी तरीके से जो अशोकन पिलर्स वगैरह आप देखे हैं, तस्वीरों में जरूर ही देखे हैं, अगर असली में नहीं देखे हैं तो। और मैं तो कहता हूं कि हर एक इंडिविजुअल को इन पिलर्स को जाके देखना चाहिए और तब आप समझ सकते हैं कि कितना महान वो रेल रहा होगा और थोड़ी बहुत जो अस्मिता है वो भी जगती है इस बात से। और जो स्तूपा वगैरह बनाए गए, स्तूपा का एक गहरा कनेक्शन है बुद्धिज्म के साथ। जो पॉपुलर फोक आर्ट है इसमें केव्स आते हैं, हालांकि केव्स कई बार हम देखते हैं कि ये रॉयल पैट्रोनेज में भी बनवाए गए। इसी तरीके से अगर कोई भांड वगैरह है, मृत भांड, पॉटरी वगैरह है तो वो लोकल आर्ट था। और कुछ स्कल्पचर्स वगैरह जो है, जो मूर्ति वगैरह बनाई गई, तो ये 2 हिस्सों में आप बांट के और इस तरीके का अगर फ्लो चार्ट बनाकर आप अपने आंसर में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर हम मोनुमेंटल स्टोन स्कल्पचर की बात करें तो इसकी शुरुआत हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही दिखती है, अगर हम पूरे कंटिनेंट की बात करें। और इसके बाद का ये फेज है जिसका सबसे मेजर अगर हम कहें कि आउटलुक हमें नजर आता है तो मौर्यन एरा में नजर आता है।
मौर्यन एरा में सबसे गजब का ये आर्ट फॉर्म डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है तो एक काफी लंबी गैप हो जाती है, दो समय के बीच का एक लंबा सा अवधि है जिसमें कोई भी इस तरीके का मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जो अगला डेवलपमेंट था, जब देखिए मैं कह रहा हूं कि उसके बाद क्या है कि ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, इसके बाद महाजनपद वगैरह का डेवलपमेंट सब कुछ हो रहा था, लेकिन इतने बड़े टाइम गैप में कोई भी इस तरीके का मेजर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला। अगर कुछ बहुत बड़ा और गजब का डेवलपमेंट देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड था और सीधे हिस्टोरिक पीरियड में मौर्यन पीरियड में देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं कि मोनुमेंटल स्टोन स्कल्पचर आर्किटेक्चर वापस से एक बार पिक्चर में आ जाता है, सीन में नजर आता है। तो बहुत सारे जो सर्वाइविंग रिमेन्स हैं आर्ट और आर्किटेक्चर के, वो डायरेक्ट रिजल्ट थे पैट्रोनेज ऑफ मौर्यन किंग्स, खासकर अशोका राजा की अगर बात करें। और ये सब कुछ जो है आर्ट जो है कोर्ट आर्ट के श्रेणी में आता है, जो कोर्ट आर्ट की हम बात यहाँ पर कर रहे थे इसकी श्रेणी में आती है। लेकिन यहाँ पर आप सम्राट अशोक के दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम और भी कुछ बात कर लें, जैसे कि उस समय के जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं या फिर टेरा कोटा मतलब जो उस समय की मिट्टी वगैरह से जो बने हुए फिगर्स वगैरह हैं, रिंग स्टोन्स और जो डिस्क स्टोन्स वेयर है, ये भी काफी पॉपुलर आर्ट फॉर्म थे। यानी कि द आर्ट कनेक्टेड टू द लाइफ एक्टिविटीज एंड पैट्रोनेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल। तो यहाँ पर साधारण मनुष्य भी काफी मतलब स्किल्ड थे, इस बात का भी पता चलता है। और चुनार वगैरह का जो स्टोन वगैरह है वो काफी हमें नजर आता है। अब हम यहाँ पर रॉयल बिल्डिंग से शुरू करते हैं, यानी कि कोर्ट आर्ट की श्रेणी में जो पहला हमें चीज देखना है वो है रॉयल बिल्डिंग, यानी कि जो उस समय का राजमहल वगैरह का अवशेष जो अभी आपको देखने को मिलता है। तो पटना और पटना का कुम्हरार, यानी कि पटना में कंकड़बाग का इलाका, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगर आप हाजीपुर के तरफ जाते हैं तो आपको वहां पर कुम्हरार पार्क नजर आता है, वो कुम्हरार का क्षेत्र है। और रॉयल असेंबली बिल्डिंग थी, यहाँ जो सभागार था जहां लोग इकट्ठा होते थे, वो कुम्हरार के इलाके में हुआ करता था। और एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें कि माना जाता है कि 84 बड़े बड़े इस तरीके के स्टोन पिलर्स थे। और लिथिक यानी स्टोन होता है, वो पता चलता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का रहा होगा। इसका जो छत था, रूफ जो हुआ, सीलिंग जो हुआ और जो बेस फ्लोर हुआ, वो बना हुआ था वुड का यानी लकड़ी का, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो खत्म हो गया, डिके हो गया, समय के साथ वो नष्ट हो गया, उसका अब कोई इंस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि ये लिथिक थे, स्टोन के थे, तो ये ज्यों के त्यों वहां पर हमें मिल जाते हैं। जो कोर्ट था, जो असेंबली था, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाया जाता है कि वो करीब 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा रहा होगा। कितना ग्रैंड होगा साइज का, आप वैसे इमेजिन कर सकते हैं। जो चाइनीज ट्रेवलर है फाहियान, जो भारत को आते हैं 600 साल बाद, यानी ये गुप्ता पीरियड में आते हैं, और वो लिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे जो यहाँ पर ग्रैंड ये पूरा का पूरा लोकेशन था। और ऐसा उन्होंने कहा कि ये तो लग ही नहीं रहा है कि किसी इंसान का बनाया हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये गॉड का गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को। इस तरीके से फाहियान ने कोट किया है। ये भी एक बहुत बड़ी स्टार्टिंग हो सकती है कि फाहियान जो कि विदेशी ट्रेवलर थे, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में मौर्य कला के स्थापत्य मतलब आर्ट को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि मानो वो इंसान का बनाया हुआ है ही नहीं, ये नक्काशी खुद भगवान ने करके गिफ्ट किया है ह्यूमैनिटी को। इस तरीके से स्टार्टिंग हो सकती है। इतना ही नहीं, जो ग्रीक एम्बेसडर हैं मेगास्थनीज, उन्होंने मेंशन किया कि जो टाउन था ये सराउंडेड था बाय वुडन वॉल, यानी लकड़ी के दीवार से पूरे के पूरे शहर को सेफगार्ड किया जा रहा था। और नंबर ऑफ होल्स वेयर क्रिएटेड टू लेट द एरो पास बाय, यानी कि इस तरीके से नगर की सुरक्षा के लिए लकड़ियों के दीवार बना दिए गए थे और उसमें बहुत सारे होल्स छोड़े गए थे, जिससे कि जरूरत पड़े तो तीर को बेधा जा सके, आक्रमण के
समय इसका उपयोग किया जा सके। तो ये पता चलता है वहां उस समय की इंजीनियरिंग का, और ये भी पता चलता है कि वो जो क्षेत्र रहा होगा कितना ज्यादा फॉरेस्ट में रिच रहा होगा, कितना लकड़ी रहा होगा, किस तरीके की मजबूत लकड़ी का प्रयोग किया गया होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक माचिस मार दे तो पूरी दीवार जल जाए, ऐसा भी नहीं होगा, काफी मजबूत रहा होगा, सोच के बनाया गया होगा इस तरीके से। और फिर जो वॉल है उसके चारों तरफ हम क्या देखते हैं कि गड्ढा मारा गया था जो कि 60 फीट डीप गहरा था और 600 फीट चौड़ाई, समझिए 60 फीट गहराई और 600 फीट गहराई के गड्ढे मारे गए थे शहर के चारों तरफ, ताकि कोई इसमें इंटर ना हो सके। ठीक है, यानी कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ भी जाता है इतना दीवार के नजदीक तो ऐसा नहीं कि दीवार पे चढ़ जाए, इसलिए चारों तरफ गड्ढा बनाया गया था। इतना मतलब कि सेफ गार्ड करने के लिए फोर्टिफाई करके शहर को रखा गया था। और जो टाउन था इसमें टोटल 64 एंट्रेंस थे और 570 टावर थे, जिससे कि इस क्षेत्र की निगरानी की जा सके। तो ये सब रॉयल बिल्डिंग और रॉयल कोर्ट आर्ट के तहत इसको कंसीडर करके आप लिख सकते हैं। जो दूसरा कोर्ट आर्ट था वो है पिलर, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है आप देखते हैं कि ये मौर्य मतलब सम्राट अशोक मौर्य के साथ है। मैजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर जो हैं ये सिंबलाइज करते हैं द एक्सिस ऑफ वर्ल्ड, जिसको एक्सिस मुंडी कहते हैं, दैट सेपरेट हेवन एंड अर्थ। तो ये कितना बड़ा इसका रेलेवेंस है और किस तरीके से इसको हम पोर्ट्रे करते हैं, ये भी आप लाइन जो है यूज कर सकते हैं कि एक कह लें कि ये मैजेस्टिक जो फ्री स्टैंडिंग पिलर्स हैं, अशोकन पिलर्स, ये सिंबलाइज करते हैं कि वो धुरी है, वो एक्सिस है इस धरती का, जो कि सेपरेट करता है धरती को हेवन से, यानी कि स्वर्ग से, उसका ये धुरी है। इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। वाकई काफी ये मैजेस्टिक है। इन पिलर्स पर हम क्या देखते हैं कि सेट ऑफ 6 एडिक्ट्स हैं। रॉक मतलब चूंकि ये पत्थर के बने हुए हैं, उन पर वो एडिक्ट किया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इंस्क्राइब किया हुआ है, और भी कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि रुमनीदेई में और जो निगाली सागर है वहां पर इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, सांची में देखने को मिलते हैं, ये सब इंस्क्रिप्शंस वहां रिजर्व है। अगर पिलर की ही बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी पिलर्स हैं जहां पर की इंस्क्रिप्शंस नहीं है, और उसका एक एग्जांपल है जो बुल कैपिटल है रामपुरवा में, यानी ये देखिए ये सांड है। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे कि इसको बुद्धिज्म से आपको कनेक्ट करते हुए लिखना है, तो बुद्धिज्म में बुल का क्या रेलेवेंस है, क्या आप बता सकते हैं? बुल का क्या रेलेवेंस है? तो बुल जो है वो सिंबलाइज करता है गर्भ धारण को। तो डायरेक्ट यहां पर आप बता सकते हैं कि हाँ इसका ये महत्ता है, गर्भ धारण के लिए इसको सिंबलाइज किया जाता है। ओके, अब यहां पर ये भी देख लीजिए कि जो पिलर मिला ये लाइन नहीं बल्कि लायन कैपिटल जो है वैशाली का, और जो कोसम पिलर है वो बिना किसी कैपिटल के है। तो ये सब भी काम की बातें हैं। आर्किटेक्चर की अगर हम थोड़ा बात कर लें तो इस पिलर को और इसके कैपिटल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कंपोनेंट्स थे इस पिलर में, जो पूरा का पूरा ये आप स्टैंडिंग ये मोनोलिथ देख रहे हैं, मोनो मतलब सिंगल स्टोन से बना हुआ है, इस पूरे मोनोलिथ को शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे नीचे का ये पिलर शाफ्ट वाला हिस्सा हो गया। शाफ्ट क्या है? तो अ नॉर्मल या कहने की लॉन्ग शाफ्ट फ्रॉम द बेस एंड वाज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, जिसको मोनोलिथ कहा गया है। तो देखिए जब आप आंसर लिखें तो इस तरीके का कुछ भी आप बना सकते हैं डिजाइन, जैसे कि ये दिखा दीजिए कि ये शाफ्ट है, इसके ऊपर जो है आप इसके बेस को दिखा दीजिए कि ये बेस हो गया, बेस के ऊपर आप इसे एबाकस को दिखा दीजिए और फिर वहां बैठे किसी जानवर को दिखा दीजिए। ओके, और इसके बारे में आप ऐसे बता सकते हैं कि ठीक है ये क्या क्या इसमें कंपोनेंट है, तो ये आपके आंसर को बाकियों के आंसर से थोड़ा डिफरेंट तो बना ही देगा। ठीक है, तो ये हमने शाफ्ट को समझा। कैपिटल किसको कहते हैं? तो ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए, इसके बाद शाफ्ट के बाद का जो ये हिस्सा है, तो शाफ्ट के ऊपर कैपिटल था, जो आप हम देखते हैं कि ये या तो लोटस शेप का है या बेल शेप का। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आपको देख के लगेगा कि ये उल्टा कमल है या फिर उल्टा घंटा रखा हुआ है, इस तरीके का ये कैपिटल हुआ करता था। इसके ऊपर वो एक चरखुट आकार का ऐसा स्टोन का मतलब स्ट्रक्चर रखा हुआ है,
जिस पर कि पूरा का पूरा ये एनिमल जो है वो रेस्ट कर रहा है और इसको अबाकस कहा गया है। ठीक है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर बेस है जिसको अबाकस कहते हैं और इसी पर एनिमल ये रेस्ट कर रहा होता है। और कैपिटल का ये फिगर है जैसे कि एनिमल्स है, जैसे बुल है, लायन है, एलिफेंट है। अब देखिए यहाँ पर बुल, लायन, एलिफेंट, इन सारे एनिमल्स का जो है आप बुद्धिज्म में और साथ ही साथ कहीं कहीं जैनिज्म में भी कनेक्शन देखते हैं और ये बात आप प्रस्तुत कर सकते हैं जब अपनी आंसर को आप लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के पिलर्स का? जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिसिमिनेट किया जाए जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं इन द इंटायर मौर्यन एम्पायर, ये ऑब्जेक्टिव है। तो वहां पर इसको प्रस्तुत इसलिए किया गया है। लैंग्वेज जो पिलर्स पर रखा गया है पाली में है और प्राकृत भाषा में है, कुछ कुछ तो ग्रीक और अरमेइक भाषा में भी लिखे गए हैं, लेकिन ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स जो थे, जो आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान या पर्सिया का इलाका है, वहां पर ये मेनली देखने को मिलते हैं तक्षशिला वगैरह के क्षेत्र में। बाकी ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया, इस बात को आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेशल फोकस जो है बुद्धिज्म पर कर सकते हैं। अशोकन पिलर्स जो है वो काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से, ये भी पता चलता है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ ब्लू जाके कोई बना दिया, इनको बनाने में एक सिमेट्री नजर आती है। इनको सोच समझ के काफी ढंग से, काफी सलीके से बनाया गया है और बनाने वाले ने इसमें सिमेट्री रखी है, एक सामान्यता नजर आती है। ठीक है, ये सैंड स्टोन से बने हुए हैं, ये भी आप लिख के हाईलाइट कर सकते हैं। और ये अधिकतर जो सैंड स्टोन है विंध्य रेंज के चुनार के इलाके, चुनार उत्तर प्रदेश में है, आज भी वो मूर्तिकला के लिए क्षेत्र काफी फेमस है। तो चुनार के सैंड स्टोन का यूज हमें देखने को मिलता है और ये मोनोलिथ है, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे अलग अलग स्टोन्स को काट के और लाया गया और फिर एक जगह रख के उसको सीमेंटेड कर दिया गया या जो भी जमा दिया गया, ऐसा नहीं किया गया है। मोनोलिथ है। आप सोचिए कि सिंगल इतना बड़ा रॉक जो है उसको निकाला गया, काट के शेप दिया गया, पॉलिश किया गया और चुनार से लगातार उसको वहां तक पहुंचाया जा रहा है। कितना ये मतलब अपने आप में एक सोचिए, आज तो आपके पास ट्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन है, चीजों को लादने के लिए क्रेन है, कई तरीके के डॉगर, बुलडोजर और क्या क्या नहीं मशीनें हैं। उस समय कुछ भी नहीं था, तब समझिए टनों टन वजन का ये पत्थर कैसे इस तरीके से, जैसे रामपुरवा और वेस्ट चंपारण इतने दूर दूर या फिर और भी कहीं कहीं ले गया होगा। जरा इस तरीके से भी सोचने की जरूरत है और तब आप इंस्पायर्ड होते हैं अपने इतिहास के साथ। जो पिलर्स हैं ये लग्जरियसली पॉलिश किए गए हैं और देखते हैं दे डू नॉट हैव अ बेस एंड प्लेन स्मूथ सर्कल शाफ्ट टेपर्ड स्लाइटली टू अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 12 to 14 मीटर, यानी 12 से 14 मीटर के हैं और ऊपर जाते हैं तो ये पतले होते जाते हैं। इस तरीके से उसमें हल्का टेपरिंग आपको नजर आता है। इस तरीके की एक मैकेनिज्म फॉलो की गई है। आप सोचिए कि कितना ये गजब का उस समय का ये इफर्ट रहा होगा। एक सिलिंड्रिकल बोल्ट जो है ज्वाइन करता है द टॉप ऑफ द शाफ्ट टू कैपिटल अ स्टोन कार्व्ड इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड लोटस या बेल, जिसका हम लोग चर्चा कर लिए। एबाकस का जिक्र आ गया। जो एबाकस है वो स्क्वायर वगैरह शेप का है, सर्कुलर शेप का दिखता है। एनिमल्स वगैरह की बात हमने कर ली। जो मोटिव्स है जो एसोसिएटेड है अशोकन पिलर्स के साथ, हम देखते हैं कि एक रिच और वेरिड सिंबलिज्म उनमें छुपा हुआ है जो कि रेफरेंस करता है अलग अलग इंडियन ट्रेडिशन के साथ, यानी ना केवल बुद्धिज्म के साथ बल्कि अलग अलग भारतीय ट्रेडिशन यानी सभ्यता के साथ उनका एक नाता रहा है। ठीक है, जो फ्लोरल डिजाइन यूज किया गया है जैसे कि लोटस या हनी शक्ल हो गया, द कैपिटल है, मतलब यहाँ पर एनिमल्स वगैरह के लिए आप देखेंगे कि एक खास लगाव जुड़ाव भी नजर आता है। जो मोटिव्स है उसकी अगर बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें वैशाली के पिलर की या फिर लौरिया नंदगढ़, ये सब बिहार से रिलेटेड है। और जो रामपुरवा पिलर्स हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो ऐसे हैं जैसे कि हमने सांची वगैरह में देखा, सारनाथ का कैपिटल देखा है ना, उस तरीके से। तो एनिमल्स है और जैसे कि बुल है, बुल कहां पर हम देखते हैं तो रामपुरवा पिलर्स वगैरह में। लायन हमें बाकी जगहों पर देखने को मिलता है, सांची में देखने को मिल रहा है, वैशाली में मिल रहा है, लौरिया नंदगढ़ में है। तो इस बात को आप बता सकते हैं। जो लायन है ये सोलर सिंबल है
और बहुत सारे एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि बुद्धिज्म ट्रेडिशन है। कहा जाता है कि बुद्धा इज रेफर टू एज शाक्य सिंह, सिंह कहते हैं शेर को, तो शाक्य शेर के रूप में कई जगहों पर गौतम बुद्ध को पोर्ट्रे किया गया है। तो क्या ये एक अच्छा कनेक्शन नहीं हो सकता है बुद्धिज्म के साथ? इस पूरे के पूरे लाइन पिलर को समझना हो तो ये कहना कितना उचित है कि हाँ, ये जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं इनका एक गहरा नाता रहा है रिलीजन के साथ, बुद्धिज्म के साथ। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। और जब अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आप चीजों को इस तरीके से भी प्रस्तुत कर पाते हैं। अब हम देखते हैं एलिफेंट जहां यूज किया गया है, तो एलिफेंट कैपिटल जो है ये आपको सन किस्सा में नजर आता है और ये सिंबलाइज करता है बर्थ ऑफ बुद्धा को, जन्म को सिंबलाइज करता है एलिफेंट। जैसा कि मैंने कहा था, बुल जो है, जो सांड है, वो गर्भ धारण को सिंबलाइज करता है। ये बुल कहाँ आपको नजर आता है? तो रामपुरवा के पिलर पर नजर आता है और ये फर्टिलिटी का सिंबल है। बहुत सारे एंशिएंट कल्चर्स में ये देखने को मिलता है। और हम ऐसे भी देखते हैं कि बुद्धा वाज बोर्न, उसका एक खास रेलेवेंस है। उनकी जो माता थी महामाया देवी, उनके ख्वाब में इस तरीके से बहुत सारे इमेजेस आए थे। यहाँ पर स्पोक्ड व्हील नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं, इसमें अलग अलग आपको तिल्लियां नजर आ रही हैं। तो सांची का जो सारनाथ का कैपिटल है, उसमें आपको ये स्कोप नजर आता है और ये धर्म चक्र को बताता है। धर्म चक्र सिंबलाइज करता है जो पहला बुद्धा का श्रमण था, जो उन्होंने सारनाथ में अपनी डिलीवरी की थी, अपनी बातों को रखा था अपने डिसाइपल्स के सामने। ठीक है, धर्म चक्र उसी को सिंबलाइज करता है, बुद्धा के फर्स्ट सरमन को। ठीक है, all the symbols associated with Ashokan pillars had a special Buddhist significance, but they also blend into a wider fabric and cultural meaning। यानी बुद्धिज्म के साथ तो साथ नाता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं ये मतलब कि एक धर्म से इत्तेफाक रखने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। वहां पर वही चीजें एक्सट्रैक्ट की गई हैं बुद्धिज्म में भी, जिनका एक गहरा नाता कल्चर से रहा है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि नहीं, बुद्धिज्म के साथ ही केवल कनेक्शन नहीं है, कल्चर से भी कनेक्शन है, उस बात को भी आप अच्छे से रख सकते हैं। स्कल्पचर्स वगैरह में हम देखते हैं, जैसे ये तस्वीर मैंने ही क्लिक की है, अ पॉलिश्ड फ्रैगमेंट ऑफ मोनोलिथ रेलिंग एट सारनाथ इज यूजुअली अ साइन ऑफ द मौर्यन पीरियड। ये देख रहे हैं, पूरी बहुत लंबी चौड़ी रेलिंग है, इसको ग्लास में पैक करके रखा हुआ है। एक ये बैठने वाला, जहां पर कि ऐसा माना जाए कि बैठ के आसन लगाया जा सके, उस जगह को कहते हैं वज्र आसन, थ्रोन ऑफ मेडिटेशन। तो ये आपको बोधि ट्री के आजू बाजू में देखने को मिलता है। 16.5 सेंटीमीटर थिक जो है ये आसन जो है ये बना हुआ है चुनार के सैंडस्टोन से, और माना जाता है कि उसी समय का है। इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। आप ये भी काम कर सकते हैं कि एक बिहार का मैप बना लें, वहां पर आप लौरिया रेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, वैशाली, यहाँ पर सासाराम हो गया, बुद्ध ये गया हो गया, इन जगहों को लोकेट करें कि इन जगहों का नाता रहा है मौर्यन आर्ट एंड कल्चर के साथ। अगर हम धौली की बात करें तो एक रॉक स्कल्पचर दिखता है, फ्रंट पार्ट जो है हाथी का वो नजर आता है। इस तरीके का भी आर्ट फॉर्म है, पूरे पहाड़ के चट्टान को काट के उसको हाथी का एक रूप दिया गया है। और काफी हम देखते हैं कि नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेयल है, पावरफुल पोर्ट्रेयल है एनिमल का, जिसका इफेक्ट जो है इस तरीके से दिख रहा है कि एलिफेंट जो है रॉक से बाहर निकल रहा है, इस तरीके से प्रतीत होता है। यानी इसको लिविंग आर्ट का एक रूप देने का प्रयास किया गया है। और ये भी फिर बुद्धिज्म से कनेक्शन है हाथी का, आप बता सकते हैं। और रॉक कट आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो मौर्यन पीरियड के बिगिनिंग में हम देखते हैं बहुत तरीके के रॉक आर्ट दिखते हैं, जैसे कि बराबर और नागार्जुनी के केव्स, इनका कनेक्शन जो है गया और जहानाबाद के डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पर बहुत सारे केव्स जो हैं ये बनाए गए हैं। और देखिए 3 केव हैं बराबर के पहाड़ियों में, और ये यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शंस जो है वो नजर आते हैं अशोक मौर्य के, और 3 जो है वो नागार्जुनी हिल्स में है, और वो वहां पर इंस्क्रिप्शंस इनके पुत्र दशरथ के मिलते हैं। और भी कुणाल वगैरह के समय में भी बहुत सारे इस तरीके के काम किए गए हैं।
और हम अगर आगे बढ़े तो मैं थोड़ा इस केव के एंट्रेंस को दिखाना चाहूंगा। यहाँ की नक्काशी को देखिए, यहाँ की बारीकी को देखिए, यहाँ की इंट्रिकेसीज को देखिए, और यहाँ पर भी आपको यहाँ छोटे छोटे हाथी बने हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ स्तूपा नजर आ रहा है, ऊपर में यहाँ पर इस तरीके से जाली वर्क किया हुआ है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। इसको एक टेम्पल का लुक देने का कोशिश किया गया है, जैसे नॉर्मली उस समय के बने हुए मंदिर वगैरह जो है पहले समय के उस। तो यहाँ पर ये एसिमिलेशन आपको बुद्धिज्म के साथ वापस नजर आ रहा है। और इनके जो अंदर का क्षेत्र है वो काफी पॉलिश्ड है, काफी उसमें शाइनिंग है। Only sculptural ornamentation is a relief carving on the doorway of a cave, जिसको कि लोमस ऋषि केव कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये लोमस ऋषि केव का गेटवे है, डोरवे है, और इस तरीके का लुक दिया गया है जैसे कि लकड़ी को काटा गया हो उस तरीके से, उतने आराम से इस चट्टान को काट के इसको बनाया गया है। इंट्रेंस पर हम देखते हैं 2 बैंड्स ऑफ रिलीफ कार्विंग, एक ये नीचे का बैंड और एक ये ऊपर का कार्विंग हो गया, ठीक है। तो जो अपर वाला है वो लैटिस वर्क है, लोअर जो है फाइनली कार्व्ड फ्रिंज है, एलिफेंट अप्रोचिंग द स्तूपा। तो इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि एलिफेंट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्तूपा को अप्रोच कर रहा है। दोनों ही इंडो पर हम देखते हैं कि एक माइथोलॉजिकल क्रोकोडाइल है जिसको कि मगर या मकर कहा जाता है। ये जो केव्स हैं ये डेडिकेटेड है बाय अशोका एंड दशरथ टू आजीविका सेक्ट, यानी आजीविका समुदाय के साथ भी इनका कनेक्शन है। यानी एक रिलीजन में बांध के नहीं रखा जा सकता है अशोक मौर्य के स्कल्पचर को, आर्ट के, उनके आइडेंटिटी को, ठीक है। तो जो ट्रेडिशन है स्तूपा बनाने का ये ओरिजिनली एक तरीके से फनरल से एसोसिएटेड है कि जो भी अवशेष थे गौतम बुद्ध के उनको रख के टीला बना दिया गया, और ये मतलब ऐसा है कि पहले से चला रहा है, प्री बौद्धिस्ट है, लेकिन बुद्धिज्म के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर पूजा वगैरह भी शुरू हो जाता है। स्तूपा जो है swiftly become an emblem of बुद्धाज धर्म एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जहां बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह है इस तरीके से स्तूपा नजर आते हैं। अगर आप मौर्यन आर्ट पर लिखे वहां स्तूपा का जिक्र करें तो स्तूपा के थोड़ा सा डिजाइन को आप बता सकते हैं कि जो यहाँ पर गेटवे था उसको इस तरीके से तोरण कहते हैं, उसके बाद अंदर में जो रेलिंग है, चलने का जो जगह है, बरामदा है, तो इसका आउटर एरिया जो है ये पिलर जो ये देख रहे हैं रेलिंग, वेदिका हो गया, अंदर का जो पैसेज है उसको हम कह रहे हैं कि ये मेदी है, ये पूरा का पूरा जो ओवल शेप है इसको अंडा कह रहे हैं। उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हर्मिका है, और उसके ऊपर में एक छतरी बनी हुई है इस तरीके से। तो ये आप कर देंगे तो आपके आंसर में थोड़ा सा एक अलग लुक आ जाएगा। जैसा कि मैंने पिलर बनाने के लिए बोला, जैसा कि मैंने आपको मैप बनाने के लिए कहा, जैसा कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा हूँ स्तूपा का, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप फ्लो चार्ट में मौर्यन आर्ट को थोड़ा दिखा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। यही चीजें अंतर करती हैं। स्तूपा वगैरह के एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे वैशाली में और जो पिपराहवा में मिला, या फिर केसरिया स्तूपा जो है, या बिहार के बाहर का भी आप जिक्र कर सकते हैं, धामेक स्तूपा वगैरह का जो सारनाथ में है, और यहाँ पर सांची का जिक्र कर सकते हैं। बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए। तो ये कोर्ट आर्ट जो है यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पॉपुलर या फोक आर्ट के बारे में। तो यहाँ पर स्टोन स्कल्पचर की बात की जा सकती है कि बहुत सारे लार्ज स्टोन स्कल्पचर जो है हमें दिखते हैं, पटना के आजू बाजू में मिले हैं, मथुरा और भी अन्य अन्य जगहों पर मिले हैं। इसमें बहुत सारे यक्ष और यक्षिणी को दर्शाते हैं, कई सारे देवताओं को, देवियों को दर्शाते हैं जो उनकी उस समय पूजा होती थी, खासकर मदर गॉडेज वगैरह की। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो भी फेमस थे उस समय। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टोन स्कल्पचर जो है जो काफी शाइनिंग वाला है, पॉलिश वाला है, जो आप देख पा रहे हैं, जो कि लोहानीपुर पटना से मिला है, और ये नेकेड मेल टॉर्सो है, यानी धड़ है, ऊपर का हिस्सा है, और ये बना हुआ है चुनार सैंडस्टोन का, और उसकी सरफेस काफी पॉलिश्ड है जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। स्टोन स्कल्पचर में दीदारगंज यक्षिणी का जिक्र आना चाहिए, जो दीदारगंज नाम के गांव से मिला हुआ है। जो ये फिगर है seems to be attendant and not a यक्षिणी, ऐसा भी कहा गया है। कई बार यक्षिणी कहा जाता है, कई बार कहा जाता है अटेंडेंट ऑफ यक्षिणी, क्योंकि हाथ में चंवर वगैरह है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये जो स्कल्पचर्स है सजेस्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल सेंटर्स ऑफ स्टोन कार्विंग। बहुत सारे सर्विंग जो है रॉयल, और कुछ और भी ऐसे हैं जो लगता है कि हाँ पैट्रोनेज प्राप्त थे, कुछ
फॉक है एकदम नॉर्मल फ्रीलांसर टाइप का चीज जो आज कहते हैं, ऐसा भी है। रिंग स्टोन और डिस्क स्टोन भी बहुतायत संख्या में उत्तर भारत में मिले हैं, पटना में, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, राजघाट, वैशाली, यानी इन जगहों से मौर्य रेल का एक कनेक्शन है, बुद्धिज्म का कनेक्शन है। इस तरीके से डिस्क और रिंग शेप के ये आपको स्टोन कार्विंग्स नजर आ रहे हैं। इनकी नक्काशी पर ध्यान दीजिए, यहाँ सांप वगैरह, देवी देवता, यक्ष यक्षिणी बहुत कुछ नजर आता है। इनका जो डायमीटर है 5 से 6 सेंटीमीटर है। अलग अलग सॉर्ट्स के कार्विंग्स वगैरह हैं। कुछ जो है कोसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में ऐसे दिखते हैं, एक सर्कल ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में बनाया गया है। एनिमल्स जैसे कि लायन, हॉर्स, डियर, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, फीमेल फिगर्स, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। गॉडेस वगैरह को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। पेड़ पौधा दिखाया गया है, फ्लोरल डिजाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वगैरह नजर आते हैं। टेराकोटा यानी कि उस समय मिट्टी वगैरह से जो आर्ट को जगह दिया गया, तो ये काफी फ्लोरिश हुआ। अर्बन जो सेंटर्स थे वहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, नगर क्षेत्रों में। और यहाँ पर जो देखते हैं कि थीम, स्टाइल या पॉसिबल सिग्निफिकेंस वगैरह जो भी पॉपुलर उस समय के बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उनको प्रस्तुत करने का कोशिश किया गया है। इसमें भी मेल फीमेल फिगर्स, एनिमल्स और कार्ट वगैरह को दर्शाया गया है। कुछ इसमें खिलौने वगैरह भी थे और कुछ सर्टेन फीमेल फिगरिंग्स जो हैं वो नजर आती हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस के वो रहे होंगे। अगर हम भांड की बात करें, मृत भांड, मिट्टी से बने हुए बर्तन, तो जो पॉटरी है मौर्यन पीरियड का, उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर के रूप में जाना जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब इसको लिखेंगे तो हाईलाइट करेंगे वहां पे। और मौर्यन पॉटरी जो है ये कैरेक्टराइज किया जाता है ब्लैक पेंट का और हाईली लस्ट्रस फिनिश हमें देखने को मिलता है, और एक लग्जरी आइटम के रूप में इसको यूज किया जाता होगा, ऐसा पता चलता है। और यहाँ जो कौशाम्बी का क्षेत्र है आज का उत्तर प्रदेश में, और जो पाटलिपुत्रा है बिहार में, ये सेंटर्स हुआ करते थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर के। तो इस बात को भी आप कोट करेंगे जब आप फोक आर्ट वगैरह बताएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मौर्यन आर्ट का जो भी रेलेवेंस है, जो भी वहां बातें आपको मालूम होनी चाहिए, उन बातों को आप प्रस्तुत करेंगे। बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एम्पल पॉइंट्स मैंने आपको डिलीवर कर दिया। कंक्लूजन भी आप अपने हिसाब से सोचिए और आप उसमें थोड़ा बहुत इनोवेशन करते रहिए। और अगर आपने आंसर वगैरह लिखा है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं देख के आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें क्या कुछ अभी सुधार का गुंजाइश है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे, और अगर हुए हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर लाभान्वित नहीं हुए और आपको लगता है कि इसमें कमियां हैं कुछ, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कोट करिए। हम आपके सारे के सारे जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बेहतर ढंग से नॉलेज को ग्रैस्प कर सकें। और यहाँ हमारा विजन है कि फ्री एजुकेशन हम इम्पार्ट करें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप तक YouTube पर फ्रीली अवेलेबल ये सारे वीडियोज होंगे, जिससे आप मैक्सिमम लाभ उठा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।